नमस्कार। आज हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो प्रोसेस है उसके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो EIA प्रोसेस में कई सारी जिन स्टेप्स के बारे में बात करी थी, उनमें से सबसे पहली जो स्टेप आती है दैट इज स्क्रीनिंग। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे शुरुआती स्टेप है। इस स्टेप में ये पड़ताल की जाती है, ये जाना जाता है कि किसी प्रोजेक्ट को जिसको हम कंसीडर करना चाह रहे हैं उसके लिए EIA की आवश्यकता है ही या नहीं है। तो अगर प्रोजेक्ट को EIA की आवश्यकता है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसी स्टेप पे ही प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया जाता है और बिना EIA के भी उसे स्टेब्लिश किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग की प्रोसेस जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट सिलेक्शन और पॉलिसी डिजाइन को इन्फ्लुएंस करती है। स्क्रीनिंग में जो महत्वपूर्ण बात है कि स्क्रीनिंग केवल प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए नहीं हो रही, ये उस प्रोजेक्ट से होने वाले जो पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और इस इम्पैक्ट भी केवल तात्कालिक नहीं, फुल लाइफ टाइम के दौरान जो हो सकते हैं, उन सब को कंसीडर करके स्क्रीनिंग की जाती है कि वो प्रोजेक्ट को EIA की आवश्यकता है भी या नहीं। तो दो प्रकार की अप्रोचेस स्क्रीनिंग के लिए काम में ली जाती हैं। वन इज प्रिस्क्रिप्टिव या स्टैंडर्डाइज अप्रोच। इस अप्रोच के अंतर्गत, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, पिछले टर्न पे बात की थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने कुछ टाइप के प्रोजेक्ट के लिए EIA मैंडेटरी कर रखा है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है कि जो मैंडेटरी कर रखा है उनके लिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि स्क्रीनिंग नहीं होनी है, EIA नहीं होना है, आपको वहां EIA करना ही पड़ेगा। तो दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, जहां पर सरकार विभिन्न नियमों के माध्यम से, विभिन्न कानूनों के माध्यम से और विभिन्न संशोधनों के माध्यम से कई सारी एक्टिविटीज को EIA के लिए मैंडेटरी करती हैं। तो कई सारी एक्टिविटीज में EIA मैंडेटरी करती हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। कस्टमाइज अप्रोच सेकंड टाइप की अप्रोच आती है, जिसके अंदर केस टू केस बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि वहां EIA की आवश्यकता है या नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट है, उसके बियॉन्ड अगर प्रोजेक्ट है और उसका कुछ लाइकली इम्पैक्ट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में EIA के लिए उसे प्रोसेस किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज अप्रोच। तो स्क्रीनिंग जो है सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली की जाती है सेट ऑफ क्राइटेरिया के आधार पे। क्राइटेरिया में यहाँ पर कई सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे कि उसका क्या कोई पॉसिबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसका कोई बायोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट उसका हो सकता है क्या। इसके अलावा उसमें किस तरह की अगर इम्पैक्ट होता है तो क्या वहां पर कंपनसेशन करना होगा या नहीं करना होगा। ये सारी बातें स्क्रीनिंग में एक सरसरी तौर पे देखी जाती हैं। और स्क्रीनिंग सिस्टमेटिक वे में और कंसिस्टेंटली इस प्रकार की जाती है, एक तरह से यहाँ पर बाइकोटोमस आपका रिजल्ट होता है यस और नो में। क्या इसका कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट संभव है, यस। क्या यहाँ पर ह्यूमन माइग्रेशन होगा, यस और नो। इस तरीके से आंसर दिया जाता है जनरली
तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको स्क्रीन करेगा तो ऐसी स्थिति में उसी रिजल्ट तक पहुंचेगा। बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि रिजल्ट चेंज आए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज स्कोपिंग। स्कोपिंग डिसाइड करती है कि EIA के अंतर्गत क्या क्या शामिल करना है। तो ये आइडेंटिफाई करती है उन इश्यूज को जिनसे असर पड़ सकता है, जिन्हें EIA प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज है, तरीके से की जाने वाली एक्सरसाइज है, जो कि इस्टेब्लिश करती है EIA की, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी बाउंड्रीज को तय करती है। यहाँ बाउंड्रीज का मतलब केवल प्रोजेक्ट के फिजिकल स्पेस से नहीं है, यानी कि कहाँ वो इस्टेब्लिश्ड है उससे नहीं है। यहाँ बाउंड्री का मतलब है कि प्रोजेक्ट किस जगह पे स्थापित है, प्रोजेक्ट कितने समय के लिए स्थापित है, EIA की प्रोसेस कितनी समय के लिए की जानी है, किस तरीके से उसके अंदर डेटा शामिल होगा, कहाँ कहाँ का कैसा डेटा शामिल होगा, तो स्पेस एंड टाइम EIA के लिए। इसके अलावा पब्लिक का किस प्रकार से एंगेजमेंट रहेगा उसमें, बेसलाइन डेटा क्या क्या होंगे, किस तरीके से उनको कलेक्ट किया जाएगा, और उस प्रोजेक्ट से संबंधित कौन से अल्टरनेटिव्स होंगे जिन्हें डील किया जा सकता है या अल्टरनेटिव डिजाइन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं वो क्या है, तो इन सब के आधार पर तय होता है EIA का स्कोप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि प्रोजेक्ट की डिजाइन के लिए टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या है, उसके अलावा बाकी ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो स्कोपिंग के अंदर जो कई सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं या प्रोसेस में शामिल होती हैं वो है, सबसे पहले तो रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो संभव इश्यूज हैं उनकी एक सूची तैयार करना। रिसोर्सेज में फिजिकल रिसोर्सेज शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर वाटर, एयर, लैंड, ये सब चीजें शामिल हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यहाँ आपको ह्यूमन जो रिसोर्स है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर जो संभव इश्यूज हैं कि क्या यहाँ पर ह्यूमन जो रीसेटलमेंट की आवश्यकता होगी, क्या यहाँ पर वाटर, लैंड, एयर आदि का दुरुपयोग होने आदि के ऊपर इम्पैक्ट होने की संभावना है या नहीं है, क्या वहां पर जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, उस पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये संभव जो इश्यूज है उन सबको यहीं पर एक लिस्टिंग की जाती है। इसके बाद में जो संभव इश्यूज हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि किन क्राइटेरिया को असेस किया जाना उचित रहेगा। तो यहाँ क्राइटेरिया तय किए जाते हैं। तीसरा चीज, इन क्राइटेरिया के लिए क्या अप्रोप्रिएट बेसलाइन होगी, किसे हम स्टैंडर्ड या किसे हम रेफरेंस मानेंगे, और उन्हें रेफरेंस मानते हुए हम जब उस प्रोजेक्ट की जो इम्पैक्ट है उसको असेस करेंगे तो वो हमें स्कोपिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ हम बेसलाइन को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा का कलेक्शन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि स्कोपिंग के पैरेलल ही चलती है। ये सबसे पहली चीज इसमें हम देखते हैं वो ये कि क्या जो एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं जो कि उस रीजन में या उस नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो एप्लीकेबल हैं उनके लिए कंप्लायंस दिखाता है या नहीं दिखाता वो प्रोजेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स हैं या प्रोजेक्ट की जो डिजाइन है इटसेल्फ वो लीगल प्रोविजंस के विरुद्ध हो या लीगल प्रोविजन को वायलेट करती हो। तो ऐसी स्थिति में वहां पर ये बेसलाइन डेटा जब कलेक्शन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले लीगल डेटा में ये हम चीज देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है आइडेंटिफाई और कलेक्ट करने की लेजिस्लेशन और रेगुलेशन जो है जो उस टाइम प्रिवेल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बेसलाइन डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जहाँ हम फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसलाइन डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ
बेसलाइन डेटा कलेक्ट करते टाइम हमें कई सारी और चीज़ों को भी लेना है साथ में, जो कि EIA के अभिन्न हिस्से हैं। वन इज पब्लिक हियरिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है, इन सबको हमें लेना पड़ता है। साथ ही साथ अगर अल्टरनेटिव्स हैं तो उन अल्टरनेटिव्स का हम टोटल उसका ओवरव्यू यहाँ पर देखेंगे और उन्हें भी हम बेसलाइन डेटा के साथ में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ उनका ओवरव्यू लेना बड़ा आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन की। ये EIA का कोर पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है। और जैसे नाम से जाहिर है, यहाँ पर हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट का, लीगल भी यहाँ पर देखेंगे, जो प्लान प्रोजेक्ट है एज वेल एज अल्टरनेटिव्स का, कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, किससे मिनिमम इम्पैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ उनका इम्पैक्ट प्रिडिक्ट करेंगे, उसके बाद ये डिसीजन हम ले सकते हैं। तो इम्पैक्ट दोनों तरह से प्रिडिक्ट किया जाएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। साथ ही साथ एक चीज आपको पहले भी बताई है, वो भी ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट जो है उनका असेसमेंट और मेजरमेंट केवल तात्कालिक नहीं होगा, पूरे लाइफ टाइम के दौरान होगा। यानी कि प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होने से लेकर के जब कभी भी वो प्रोजेक्ट एंड होगा, जिस भी स्थिति में प्रोजेक्ट एंड होगा, तब तक का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट इंडस्ट्री है और कोई टूरिस्ट स्पॉट पे अपना कुछ लगाना चाह रहा है, प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये लगता है कि एक नज़र कि वो शायद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ही है, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, वहाँ का नेचुरल जो सीनरी देखेंगे। लेकिन ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं। तो अगर हम लाइफ टाइम देखें, उसका लाइफ स्पान देखें, तो प्रोजेक्ट लगने के बाद में या इम्पैक्ट्स में तेजी से परिवर्तन आने लगता है। जब लोग वहाँ ज़्यादा आने लगेंगे तो निश्चित तौर पे उस स्थान पर होटल्स और रिसोर्ट्स वगैरह डेवलप होने लगेंगे। उसके लिए जो टोपोग्राफी है वहाँ वो चेंज होगी, लैंड यूज में चेंज आएगा, रोड ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, वाटर का जो अब दोहन है वो बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें लाइफ स्पान के दौरान, प्रोजेक्ट की लाइफ स्पान के दौरान परिवर्तन आएंगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब उस स्पोर्ट के ऊपर हो सकता है कि इतनी ज्यादा पब्लिक गैदरिंग, इतनी ज्यादा टूरिस्ट के आगमन के कारण से इतना ज्यादा वहाँ पॉल्यूशन हो जाए कि अल्टीमेटली वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाए और वहाँ टूरिस्ट का आना कम हो जाए। तो इस तरीके से ये परिणाम आ सकते हैं। तो जब हम इम्पैक्ट प्रिडिक्ट करते हैं तो पूरे लाइफ स्पान के दौरान क्या रह सकता है वो सारा प्रिडिक्ट करते हैं। तो प्रिडिक्शन जो है तो जनरली उसमें कुछ चीजें जो इंक्लूड की जाती हैं वो है, एक तो मैग्नीट्यूड, कितना इम्पैक्ट होगा, दूसरा कितनी बार होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, क्या ड्यूरेशन में वो इम्पैक्ट देखा जा सकता है, उसका क्षेत्रीय विस्तार क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी उसमें, क्या इन्वायरमेंट उसके प्रति रेजिलियंस शो करेगा, अगर करेगा तो कितना शो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हमने ये इम्पैक्ट होने की संभावना के बारे में तो बात कर ली, लेकिन कितनी प्रतिशत संभावना है या कितनी उसकी लाइक्लीहुड है कि वो इम्पैक्ट हो ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आवश्यक नहीं कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है वैसा इम्पैक्ट हमें नजर आए। इसके अलावा और क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं और सभी का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आएगा, ये सब चीजें हमको इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में देखनी है। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है मिटिगेशन मेजर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिटिगेशन मेजर्स का मतलब है टू मिनिमाइज और अवॉइड द डिस्क्राइब्ड इम्पैक्ट्स। जो इम्पैक्ट्स होने संभावित हैं, हमने जो अभी तक बात करी है, उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके अंदर कुछ चीजें शामिल हैं। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि हम उसे अवॉइड ही करें। जिस तरीके की कोई इम्पैक्ट्स हो सकता है, संभावित है, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप आती है, अगर हम उससे नहीं रोक सकते, वो होना ही है, तो वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम उसकी जो गहनता है, सिविरिटी है और ड्यूरेशन है, उसको कम करें। तीसरी चीज, अगर प्रोजेक्ट का नेचर ही ऐसा है, प्रोजेक्ट का डिजाइन ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई डैम बनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे वहां से ह्यूमन रीसेटलमेंट करना ही होगा। ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते या अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में
अनअवॉइडेबल अगर इम्पैक्ट है तो उसका कंपनसेशन का क्या मैकेनिज्म रहेगा। इसके अलावा मिटिगेशन मेजर में जो और भी महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये है कि हमने ये तो तय कर लिया कि क्या प्रिवेंटिव हो सकता है या रिडक्शन हो सकता है या कंपनसेशन का मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ ऐसी एक्टिविटीज को भी डिजाइन करना होगा ताकि मॉनिटर किया जा सके कि जो हमने एग्रीमेंट किया है इन तीनों के हिसाब से वो एग्रीमेंट की कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। अगर हमने ह्यूमन रीसेटलमेंट के लिए कोई डिजाइन किया है मैकेनिज्म, तो क्या वो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के जरिए या नहीं फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट, माल फंक्शन या अदर इमरजेंसीज के दौरान उस प्रोजेक्ट में अदर इमरजेंसीज उस प्रोजेक्ट में आती हैं तो क्या उनका इम्पैक्ट हो सकता है और किस तरीके से उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड आप प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब्ड भी होता है एज वेल एज आपको केस बाय केस भी ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं कम्युनिटी के पास प्रोजेक्ट है तो हो सकता है आपको कम्युनिटी को कंसीडर करना पड़े, रिसेटलमेंट जैसी चीज़ों को कंसीडर करना पड़े, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट कम्युनिटी से काफ़ी दूर है तो वहाँ वो स्टेप, वहाँ वो मेजर जो है वो काम का नहीं है। तो ये केस बाय केस भी हो सकता है। तो हम जो प्रायोरिटाइज करते हैं मिटिगेशन मेजर्स में, वो प्रायोरिटाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अवॉइडेंस को कि वो इम्पैक्ट हो ही ना। सेकंड रिडक्शन, थर्ड रिस्टोरेशन, इसमें इन्वायरमेंटल रेजिलियंस का भी हम सहारा लेते हैं, और लास्ट जो हमारे पास इसमें रिसोर्ट है वो है कंपनसेशन। इम्पैक्ट मैनेजमेंट जो नेक्स्ट स्टेप है EIA प्रोसेस में, ये इम्पैक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली प्लान्स और प्रोटोकॉल्स की एक सीरीज होती है जो कि मैनेज और मॉनिटर करने के लिए होती है मिटिगेशन, आइडेंटिफाइड मिटिगेशन मेजर्स और इसके लिए। तो ये कंपल्सरी एज वेल एज कंटेक्स्ट बेस्ड होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इम्पैक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली इसके कोर पार्ट में आता है EMP, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जिस प्लान के तहत मिटिगेशन मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, शेड्यूल, कॉस्ट एस्टिमेट, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और निश्चित तौर पे जब प्रोजेक्ट को फाइनली डिजाइन किया जाएगा, फाइनली उसका अप्रूवल मिलेगा, तब EMP को उसमें इंटीग्रेट करना अत्यावश्यक होगा। तो EIA की जो ओवरऑल रिपोर्ट है, तो EIA की रिपोर्ट एक कंपाइलेशन है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है, उससे लेकर के बेसलाइन डेटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत रिपोर्ट होगी, ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होगी, फैक्ट पे बेस होगी, फैक्चुअल होगी, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, इंटरनली कंसिस्टेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें हम डेटा का एनालिसिस एज वेल एज सिंथेसिस होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो EIA रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरीली प्रिडिक्ट करती है कि क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर हैं तो उनका मिटिगेशन और मैनेजमेंट का क्या तरीका होगा, मॉनिटरिंग का क्या प्लान होगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि EIA रिपोर्ट ऑलवेज गाइडेड होती है TOR से, टर्म ऑफ रेफरेंसेस, जो उस प्रोजेक्ट के लिए है। डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग जो आखिरी स्टेप है, इससे पहले एक बार पुनः EIA रिपोर्ट का रिव्यू होता है ताकि फाइनली चेक किया जा सके। रिव्यू में चेक किया जा सकता है कि क्या सभी जो चीजें हैं, सभी बातें हैं, वो प्रॉपरली एड्रेस की गई है या नहीं की गई, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट को एड्रेस किया गया है प्रॉपरली या नहीं, अदर इसके बारे में प्रॉपरली एड्रेस हुआ है या नहीं हुआ, क्या उसमें पब्लिक जो ओपिनियन है, स्टेक होल्डर कमेंट है, वो चीजें इंक्लूड हुई या नहीं हुई। उसके आधार पे 3 तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं। वन इज एक्सेप्टेबल, ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाए, लाइसेंस मिल जाता है। पार्शियली जब होता है अप्रूवल, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेक्ट है वो पुनः भेजा जाता है ताकि उसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सके या उसके अंदर कुछ पूरकताएं ऐड की जा सके। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है प्रोजेक्ट का कंप्लीट रिजेक्शन, जहाँ पे ओरिजिनल प्रोजेक्ट एज वेल एज अल्टरनेटिव
उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि प्रोजेक्ट को वहाँ पे रन किया जा सके। तो ये हमारा EIE टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।